नमस्कार, प्रणाम, नमो बुद्धाय, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत ही अ, गंभीर विषय पर बात करना चाह रहा था। बिहार के संदर्भ में मुझे लगता है कि सब लोग जुड़े। जब आप सब लोग जुड़ेंगे, जो आलोचक भी हैं, कुछ लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, वो भी मेरे हैं। चूंकि विचारधारा अलग अलग है और रहेगी, तो विचारधारा अलग अलग रहने में कहाँ दिक्कत है। इससे मैं तो कल भी कहा और लगातार ये बातें हो ही रही है। करिए, मैं चाह रहा हूँ कि आप सब लोग जुड़े। बिहार के सही माने में प्रदेश क्या है, क्यों चुनाव हारे, ये भी मैं कुछ संदर्भ में चर्चा करना चाहता हूँ। और जो घटनाक्रम लालू परिवार और रोहिणी जी के साथ हुआ, इस पर भी मैं 1-2 मिनट प्रकाश डालना चाहूँगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सिर्फ रोहिणी जी या लालू जी परिवार का मतलब नहीं है, ये समाज से जुड़ा हुआ सीधा मतलब होता है और इसकी आलोचना होने लगती है। तो आप सब लोग जुड़े। मैं सही माने में आपसे बात करना चाहूँगा। भैया प्रणाम को है उसमें होना। सब लोग जुड़ रहे हैं। यदि आप सब लोग जुड़ रहे हैं तो मैं अपनी बात शुरू करूं। मैं बात शुरू करना चाहूंगा चुनाव से। देखिए, 2 दिनों से मैं, सच्चाई है कि सो नहीं पाया। मैं कल दिल्ली जाने वाला था, लेकिन मेरी तबीयत, मेरी फीवर काफी ठीक नहीं होने के कारण हम रुक गए। एनटीपीसी और कई बिजली उत्पादन को लेकर के मेरी बैठक है ऊर्जा विभाग में, बहुत महत्वपूर्ण। मैं अभी भी दुविधा में हूँ कि मैं हैदराबाद जाऊं बैठक में या नहीं जाऊं। मेरी निगाहें, मैं आप लोगों की तरह, हमारे जो छोटे भाई हैं, जो जिनसे मैं प्यार करता हूँ, जब कोई घटना, मर्डर, परेशानी होती है, देखिए मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहूँगा, मैं आलोचक नहीं हूँ। कोरोना में आप सभी जगह थे, तो यही मीम पार्टी के जो नेता हैं हमारे भाई, याद कीजिए कि उस वक्त कौन था आपके साथ। आप जो इतना इस्तीफा और गाली गलौज शुरू कर देते हैं, आपको समझ में नहीं आती मेरे बच्चों को कि आप आरएसएस और बीजेपी की तरह व्यवहार शुरू कर देते हैं पप्पू यादव के साथ। तो ना, मैं जिसके लिए कान कटाए वही कहे कनकट्टा, कापर करूँ सिंगार पिया मोर आन्हर।
एक तो इन लोगों की गाली भी सुनो और आपकी भी गाली सुनो। बाहर है पप्पू यादव। मेरी व्यक्तिगत किसी से कोई मतलब नहीं है। जब कोरोना था तो आप जिनके लिए हमको गाली दे रहे हैं वो कहाँ थे? वो कितने बार अमौर, किशनगंज, पूर्णिया या सीमांचल आए थे? जब आप देश के विभिन्न हिस्सों में थे, आप जरूर सुनिएगा ये बात और उसके बाद सोचिएगा कि पप्पू यादव को गाली देनी चाहिए कि नहीं, इस्तीफा मांगना चाहिए कि नहीं। मैं अख्तरुल जी को व्यक्तिगत तौर पर सम्मान करता हूँ। जीते मुख्यमंत्री हो जाए, कल के दिन ओबीसी सा प्रधानमंत्री हो जाए, मेरी उससे कोई लेना देना। विचारों का मतलब है हम लोग साथ रह करके सदन में एक विचार की बात करते हैं, लेकिन जब चुनाव की प्रक्रिया आती है तो जरूरी नहीं है कि कांग्रेस की जो विचारधारा है सर्वधर्म संभव वसुधैव कुटुंब इनकी या में हमेशा आप देखिएगा तो कांग्रेस को की गाली के अलावा दूसरी बात नहीं करते। चलिए कोई बात नहीं, आप जीत गए, आपको बधाई, आप सिकंदर हैं। एक तो ताकतवर लोग बहादुरगंज में है, वो हमको चैलेंज ही कर दिए थे, तो मैं तो अपना भाई है उसको क्या अब लोगों की अपनी आदत है, लोग हम आकाश पे थूक फेंकेंगे तो थूक तो मेरे ही मुंह पर पड़ेगा। अब मेरी आदत नहीं है कि मैं गोबर पर घी डालते रहूं, लेकिन मैं अपने भाइयों से कहना चाहूंगा, बहुत ज्यादा नहीं। आप याद करिए अमोर में बाढ़ 3 बार आया था, हम घर घर गए थे। क्या आप इतना जल्दी भूल जाते हैं कि उस वक्त आपके कोई नहीं थे और आप गाली गलौज तक, इस्तीफे तक मांगते हैं? आपका परिवार, आपके लोग अस्पताल में होते हैं, कहीं एक्सीडेंट में मर जाता है, कहीं बच्चों के साथ, बच्ची के साथ बलात्कार होता है, कहीं रोड और पुल को लेकर के संदर्भ में बातचीत होती है, तो कौन जाता है? अस्पताल में फोन किसके जाते हैं? जिसको आपने आज वोट दिया या नहीं दिया, वो निश्चित रूप से जिसकी आप मदद करते हैं उसके पास तो जाना ही चाहिए ना, उससे मदद लेनी चाहिए। और मैं भी चाहूंगा कि आप उससे मदद लें, उसके पास जाएं, उनसे आप अपेक्षा करें और उनको भी आपको मदद करनी चाहिए। जरूर चाहेंगे कि वो मदद करे आप। मैं अच्छे आदमी को टिकट दिया, पार्टी हमारी जलील भाई को, उधर मुसब्बिर भाई को, और मैं साथ खड़ा हूँ, रहूंगा। हाँ, मैं देना चाह रहा था कि एक्स एमएलए को, मेरी बाद में हुआ कि नहीं जलील भाई को दिया जाए, तो हम थे साथ में। तो हम अमोर की जनता के साथ हैं, वो मेरा घर है, मेरी मौसी है, और मैंने अमोर को गोद ले लिया। अमोर के हर दुख में मैं शामिल रहूंगा, मरते दम तक, जब तक जिंदा हूं। हिंदू मुसलमान जो भी वर्ग है, सबके लिए पागल रहूंगा। मैंने गोद ले लिया और अमोर अब मेरे लिए चैलेंज है, मैं लड़ूंगा और मैं 5 साल तक अमोर की सेवा करूंगा, बहादुरगंज की सेवा करूंगा, जोकी की सेवा करूंगा, ठाकुरगंज की सेवा करूंगा, मैं करूंगा। अब मेरे लिए किशनगंज, यदि पूर्णिया मेरी आत्मा है तो किशनगंज मेरा जैन और जिंदगी है।
याद करिए, एक दंगा हुआ था, मौलाना असराउल हक के दाढ़ी नोचे गए थे। आप ही लोग दिलीप जायसवाल जी को तो आप गाली ही नहीं देते हैं, जो आपको भरपूर गाली देता है। यही जनप्रतिनिधि पैसे लेकर के दिलीप जायसवाल को टिकट दे, वोट दे के एमएलसी बनाते हैं। तो उसमें तो सबसे ज्यादा भूमिका मुसलमान भाइयों के जनप्रतिनिधि की, कि उनको सिर्फ आप एक कूपन पर एक छोटी सी टैबलेट और बुखार को दिखा करके आप वोट देते हैं, और वो आपको वैचारिक रूप से कितनी बीजेपी गाली देती है, बीजेपी धर्म के आधार पर कितनी नफरतें पैदा करती है, और क्या क्या नहीं कहा। चुनाव हारने के बाद मैं तो चाहूंगा कि कहिएगा बंगाल जाने के लिए, आसाम जाने के लिए, तो जाएंगे सब जगह। कह तो दिया मोदी जी ने, बंगाल जीतेंगे, आसाम जीतेंगे। कहिए कहिए जा करके लड़े वहां के सीएम से। हमेशा कभी ये ममता दीदी को गाली देते हैं, कभी अखिलेश जी को गाली देते हैं, किनको बकसते हैं? इन्हें अपनी दुकान चलानी है, राजनीति करनी है, करें। मैं इनके सारे काले कारनामे को, अभी बिहार के एक लड़के इनके अस्पताल गए, जब तक 3 लाख रुपया नहीं लिया, वो बिल मेरे पास अभी आने वाला है, मैं वो भी आपके पास दूंगा, तब तक लाश नहीं छोड़े। मैं अंधभक्तों को, उनके अंधभक्तों को कहना चाहूंगा, अरे यार, मैं आपकी भी माँ या आपके भी परिवार में कभी कोई कष्ट हुआ होगा रिश्तेदार को, तो पप्पू यादव अपने परिवार की तरह खड़ा होगा, चाहे वो हिंदू में राजपूत हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, कोई भी जाति हो। मैंने देखा इस बार, वाह रे वाह, क्या राजनीति है। चलिए, संघर्ष मेरे रास्ते लिखा है, मैं अपनी विचारधारा नहीं बदलता, और ना मैं बदलूंगा। बदलना होता तो बहुत पहले कैबिनेट मिनिस्टर हो गए होते। मैंने जिंदगी में बहुत कष्ट देखे, बदला नहीं। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जो बात आप बार बार कह रहे हैं, जरा उनसे पूछिए। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि उनसे पूछिए कि वो किनको हराए। मैं मीम के वर्कर से कहना चाहूंगा, आपने कभी सोचा कि आपने चुनाव लड़ा तो आपने हराया किसको? मैं शुरू करता हूं। एक भी हिंदू हारे, एक भी हिंदू को आप हरा पाए, या हिंदू को जिसको आपने टिकट दी कहीं पे, 2 या 3, 4, आपने वो कितना वोट लाए, ढाका में कितना वोट लाए, आपने वहां वहां चुन करके टिकट दिया जहां पर आपको आरजेडी, कांग्रेस, इन लोगों को हराना था। और ये हराना क्यों था, मैं आपसे जानना चाहता हूं। आपने जिसको भी आपने टिकट दी, वो मुसलमान को ही हराए। एक मुसलमान मुसलमान में ही हराए, किसी हिंदू को नहीं हराए। आपने कांग्रेस को, आरजेडी को, माले को, महबूब आलम जी एक गरीब आदमी था, उसको आप हरा करके 302 वोटों से बीजेपी को जिता के आपको क्या फायदा मिला? या प्रांतपुर में इशरत परवीन को हरा करके 25,000 वोट काट के आपको क्या फायदा मिला? बीजेपी को आपने वहां भी जिताया। जहां भी आप
टिकट दिए, आप उठा करके देखिए, इरफान आलमी के यहाँ 30,000 वोट आपने काटे, 7,000 वोट से बीजेपी को जिताया। मौलाना असराउल हक के बेटे को आपने हराया, मौलाना असराउल हक के बराबर में आपका क्या योगदान है? और उनके बेटे को हराया और बीजेपी को जिताया। आपने केवटी में फराज अहमद को हराने के लिए अनिसुर रहमान को लड़ाया, 14,000 वोट लिए, वो 7,000 से चुनाव हार गया। अबिदुर रहमान एमएलए पूर्णिया में हराने के लिए एरी चोटी आपने लगा दी। किशनगंज में कमरुल हदा को हराने के लिए आपने एरी चोटी एक लगाई। ढाका से फैसल रहमान को हराने के लिए आपने रंजीत को टिकट दिया, 178 वोट से हम चुनाव जीते। बहादुरगंज से आपने हराने के लिए मुसब्बिर साहब को क्या नहीं किया। जहां पर मुस्लिम विधायक ही जीतते वहां मुस्लिम को हरा के कौन सी आपने कयादत लिख दी जनाब। सीमांचल के बेटे को सीएम बनाना, आप 18% को कह रहे थे कि हम इकट्ठा करना चाहते हैं 17%। 18% लोगों के जीवन की तरक्की, उसकी बात, आप सीएम, डिप्टी सीएम, डिप्टी सीएम, डिप्टी सीएम। मैं अपने आने वाले बच्चों को ये बताना चाहता हूं कि अब्दुल गफूर को यहाँ सीएम कांग्रेस ने बनाया था। AR अंतुले को महाराष्ट्र में सीएम कांग्रेस ने बनाया था। सबसे पहले दलित मुख्यमंत्री आंध्रा में सीएम कांग्रेस ने बनाया था। भोला पासवान शास्त्री जी को सीएम कांग्रेस ने बनाया था। तो आप 18% को कितने इकट्ठा किए वो तो नहीं जानते हैं, लेकिन गलत फहमी में 82-80% लोगों को नफरत के आधार पर इकट्ठा करने की कोशिश अमित शाह और मोदी जी ने हर दौर खेलने की कोशिश की। हम आप पर आरोप प्रत्यारोप आज नहीं लगाना चाहेंगे, उसके भी पूरी प्रूफ्ड आ रहे हैं मेरे पास। मैं एक एक प्रूफ्ड के साथ आऊंगा। मैं आपके तरह बहुत उत्तेजना में बात नहीं करता हूं। मैं कोई कमजोर आदमी हूं नहीं, और कमजोर आदमी हमेशा चैलेंज मैं आपको सिर्फ मुसलमान भाई या किसी से मेरी जब कोई हमें चैलेंज करता है तो मुझको लगता है कि उनको व्यक्तिगत तौर पर नहीं कहा जा सकता है। जैसे एक विधायक ने हमको चैलेंज किया तो मैंने कहा कि मैं उनको कुछ बोलूंगा तो उस जाति को तकलीफ होगी, समाज को तकलीफ होने लगता है, इसलिए मैं आलोचना नहीं कर सकता। समाज के सेंटिमेंट के साथ मैं कोई भेदभाव नहीं करूंगा मरते दम तक, चाहे राजनीति करूं ना करूं, गाली सुनूं या छोड़ दूं। कल के दिन आपको किसी प्रकार का तकलीफ हो, मुझे कभी कभी लगता है क्या मैं इंसान नहीं हूं? जो लोग कोई विधायक गाली दे देते हैं तो मैंने कई बार कहा मैं कोई जाति नहीं हूँ, जादव या ये वो, मैं एक इंसान हूँ। और यदि कोई समझता है कि वो बहुत ताकतवर है तो वो रहे, अच्छी बात है। ताकत जो है ना विनम्रता में होती है, आलोचना में नहीं या गाली गलौज में नहीं। मैं उस दिन भी कहता था कि मैं सबका सम्मान करता हूँ। मैं अभी भी जो इस्तीफे की, अब प्रशांत जी तो बहुत बात कहते रहे, समझेंगे 124-25 सीट आ गया तो हम राजनीति नहीं किए, 25 सीट आ जाएगा तो राजनीति छोड़ देंगे। मैंने अमोर की चर्चा इसलिए की कि मैं राहुल गांधी जी की मीटिंग में लाखों की भीड़ जब हम गए तो अमोर की जनता ने कही कि हम इस बार अपनी सरकार बनाएंगे। तो हर आदमी अपनी जब बात करता है, मैं अख्तरुल जी की एक बार भी आप कहीं सुन लो वीडियो, आलोचना नहीं की। हाँ, मीम के अध्यक्ष की मैंने एक ही बात पूछा कि भाई आपको क्यों
ये सुरक्षा मिला हुआ। वो लंबी लंबी बात करते हैं, अब हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। अभी तेज प्रताप जी को सुरक्षा मिला, इसके पहले नहीं मिला था, अभी Z+Y मिला, तो क्यों मिला? वैसे मिल जाता है, और लोगों को क्यों नहीं मिलती है? मैंने कई बार कहा, हमको एक लोग बोले यार ठीक है फलना चिलना, तो भैया मैं क्या हूँ, आप उसकी सर्टिफिकेट नहीं दीजिए। मैं आपके यहाँ एक बार नहीं आधा दर्जन बार आपके घर पर गया हूँ, माँ से बहू से बेटी से मिलता रहा हूँ, आप उस घर का मैं सम्मान करता हूँ। अप्स एंड डाउन, कभी गाड़ी पर नौ पर गाड़ी लगी रहती। अब आप जैसे बहुत लोग 80 से आए मेरे जीवन में, चले गए। अब मैं दुनिया में परवाह नहीं करता हूँ। जो लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, अब इसकी परवाह मैं करने लगूं तो हुआ। तो मैं इसीलिए किसी की आलोचना नहीं करता हूँ कि आपको तकलीफ हो। अब इतने करने के बावजूद दोनों तरफ से आपसे भी हम उम्मीद करें, तो मैंने अमोर के बारे में या आम जगह के बारे में कहा कि हम जीतेंगे। नहीं जीतेंगे। हमने अख्तरुल जी का नाम जरा देखो है क्या? मैंने कहा हर कीमत पर मैं अमोर जीतूंगा। मैं जिनके लिए, जलील भाई के लिए लड़ रहा था, क्या वो मेरे बड़े भाई नहीं है? क्या वो मुसलमान नहीं है? वो मैं क्या वहां क्या कोई गलत आदमी के लिए चला गया था? तो किस बात की आप, ये बच्चे लोग हमारे फेसबुकिया बच्चे, इधर भी गाली गलौज शुरू हो जाता है। कोई चंदेल है गाली, मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि हमें हराने जनता जहाँ होती है, जनता से बड़ा भगवान कोई नहीं है। अब वो अपनी लंबी लंबी फेंकने लगे। मैंने उनको कई बार कहा कि शिव आराध्य गुरु हैं, भगवान हैं, और डेस्टिनी को मैं मानता हूँ। तो कोई चंदेल है वहां से गाली गलो, तो मैं चंदेल का भी गाली सुनूं, मैं शफीकुर का भी सुनूं, मैं मुजबुर का भी सुनूं, तो मुझको तो समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। आप लोग तो मजबूर कर देते हैं सोचने पर, विचार करने पर। ऐसा मत करिए। और जब हमारे लोग उसका जवाब नहीं दे पाते हैं ऐसे बच्चों का, तो मुझे तब और दुख होता है कि जो लोग मेरे सेंटिमेंट से, जीवन से जुड़े हैं, और बच्चों का जवाब नहीं देना या उसको नहीं समझाना, ये आश्चर्य होता है। तो मैंने पहले भी कहा है कि 4 साल जो मैं राजनीति करूंगा, उसमें मैं विकास की राजनीति मेरी होगी। उसके बाद मुझे राजनीति करनी है या नहीं करनी है, और निश्चित रूप से मैं उस पर विचार कर रहा हूं। अब करनी है तो कैसे, किस पार्टी के साथ और कहां। एक्सट्रीमिस्ट तो नहीं बनूंगा। विचारधारा तो सारे वर्गों के लिए है, चाहे वो हिंदू हो, फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, मुसलमान हो। कोई एक वर्ग के लिए मैं इस जन्म में राजनीति नहीं करूंगा। हाँ, जब आपकी बारी आती है, चाहे एनआरसी हो, जो भी चीजें हो, तो वहां जब कोई बारी आती है सही बातों का, तो मैं उसको मजबूती से रखता हूँ और रखूंगा। वहां मैं डरूंगा भी नहीं। जिस जाति की बात आएगी और वहां उस के अधिकार पर कोई दबाएगा, तो वो तो मैं उस जाति के साथ खड़ा होऊंगा। चाहे जितनी गाली पड़े, मैं वो जाति रहूं ना रहूं। चाहे कोई आरएसएस के लोग गाली देते रहे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हिंदू मुसलमान कराओगे, बैकवर्ड फॉरवर्ड कराओगे, ये तो मैं नहीं चलेगा। इनसे पूछो, ग्रामीण दरभंगा ललित यादव को 18,000 वोट काट के ये चुनाव आरजेडी को हरा दी। तो ये जो 10 सीट ये हराए, अब आप बोलोगे कि हमको सीट नहीं दे। भैया सीट आपको कौन दे दिया? कौन कहाँ पर दे देता है? आप यहीं आके उम्मीद करने लगते हो। हाँ, मैंने तो ये आलोचना की है कि हमारे युवा नेतृत्व तेजस्वी यादव को एक्सट्रीमिस्ट नहीं कहना चाहिए। मैं आज भी उस पर कायम है कि मैं एक्सट्रीमिस्ट को अपने गलत तरीके से, एक्सट्रीमिस्ट का मतलब कुछ और होता है और आपके नेता ने उसको
मुसल्लब से इसको जोड़ के देखने लगे, और जो हमारे नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं वो हो करने लगे। तो उनका संदर्भ कोई और था, उनका संदर्भ कुछ और नहीं था, फिर भी मैंने कही कि नहीं, वो नहीं कही जा सकती। लेकिन पूरे भारत में आपके साथ कौन गठबंधन करता है? आप जाइए तो आप उत्तर प्रदेश में जाके आप बसपा से जाकर के समझौता करिए, मैं देखता हूँ आपके साथ कौन समझौता करता है। जाइए आप, मुझे तो नहीं लगता कि आपसे कोई समझौता आज तक किया है। और यदि यहाँ पर आप एक इस तरह की बात कर रहे थे समझौता समझौता, तो चलिए अब हुआ क्या वोट में ये मैं बताऊंगा। लेकिन सीमांचल में ही आपने जो सीमांचल के सीटों पर, और जहां मुस्लिम कुछ ज्यादा हैं, चाहे वो शेर घाटी हो, वहां हारे नहीं। सब जगह अपने चुनाव कोशिश की मुसलमान का थोड़ा मोड़ा वोट काटने का। कटिहार में आप वोट नहीं काट पाए, 3000 4000 भी नहीं आ पाए। अन्य जगहों पर भी आपने चुनाव लड़ाया, आप अररिया भी हराने का प्रयास किए, आप जोकी में भी आप हराने का ही प्रयास किए। तो चलिए कोई बात नहीं, अब आप जनता ने, सीमांचल की जनता ने आपको जिताया है और सभी जगह वोट दिया है, तो आपको सेवा भी करनी चाहिए। अस्पताल में तकलीफ है, लोगों को परेशानी है, जमीन का सीओ का करनी चाहिए, एकदम करिए। जरा 5-5 लोग जीते हैं तो आप तो कर ही सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। आंख बंद करके करिए। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही मजबूती के साथ अब आपका दायित्व है। हम तो बेटा है, सेवक है, माँ की तरह प्यार करते रहेंगे। अमोर को गोद ले ही लिया है। किशनगंज मेरी जिंदगी है, अररिया मेरा दिल है, तो कटिहार मेरा जिगर का टुकड़ा है, तो मैं तो कह ही चुका हूँ। मधेपुरा मेरा घर है, सुपौल मेरा परिवार है, सहरसा मेरा रिश्ता है, तो मैं तो बोल ही चुका हूँ कि सीमांचल और कोसी बिल्कुल मेरी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन इस तरह से आप सोशल मीडिया पर बात करते हैं, मुझको समझ में नहीं आता। मैं सबकी गाली सुनूं, अपनों की भी, माँ की भी, मौसी की भी, पड़ोसी की भी। बारे बा पप्पू, क्या सफा दिया है आप लोगों ने, फल दिया है। पूरी जिंदगी जिसके लिए दे दे वो भी गाली दे, पूरी जिंदगी जिसकी बात करें वो भी। क्या फर्क है? मतलब दोनों एक ही चट्टे बट्टे, एक ही थाली के हैं क्या? एक आरएसएस, एक उसकी बी टीम। प्लीज, आपने किसी हिंदू को, बीजेपी को नहीं हराया, आपने हराया सेकुलर पार्टी को। आपने हराया किसको, वो आप देख लीजिए। इसीलिए हाथ जोड़ता हूँ, हम ही से गलती हुई हो तो हमको क्षमा करिए, माफ कर दीजिए। लेकिन विचारधारा को कमजोर मत कीजिए, और अपने परिवार को, पूर्णिया को कमजोर मत कीजिए। मैं देखूंगा राजनीति में क्या होगा, आप चिंता मत करिए। लेकिन ये जाहिलपन छोड़ दीजिए और कट्टरपंथ को छोड़ दीजिए। मैं कट्टरपंथ के खिलाफ हूँ, मैं वो नहीं करूंगा, इस जन्म में नहीं करूंगा। चाहे राजनीति करूं ना करूं, छोड़ दूं, लेकिन कट्टरपंथ, चरमपंथ, ये दोनों मेरे लिए बिल्कुल गलत है, वो मैं नहीं करूंगा, और न मैं उस रास्ते जाऊंगा। हाँ, आपके अधिकार और विचार, किसी भी धर्म पर कोई टिप्पणी करेगा तो उसके लिए मैं दुनिया से टकरा जाऊंगा। किसी भी मजहब पर, धर्म पर, किसी जाति पर, वो मैं दुनिया से टकरा जाऊंगा। हमसे कोई भूल भी हो, किसी भी, अब किसी ने ये हो गया हो कि नहीं, तो भगवान के शब्दों पर, भगवान में आनंद मार्गी हूँ, मैं बहुत आस्था से मानता हूँ। मैं आग्रह करूंगा कि आलोचना बंद कर दीजिए।
विकास पर हम लोग मिलकर काम करें और हर परिवार की जिंदगी कैसे बदले। मैंने पहले भी कहा है, मैं आज भी कह रहा हूँ कि परिवार की जिंदगी बदलने में मेरा सहयोग, हर बेटी को जो मैंने कहा कि 50,000 रुपया जो बीए किए हुए हैं वो मैं दूंगा, वो मैं करूंगा। अब मेरी जिम्मेदारी पूर्णिया अस्पताल को लेकर के है, जांच घर को वो मैं बहुत जल्द शुरू करूंगा। सदन में आप सुनिएगा, एक तरह से हाउस है तो मैं उस पर क्या बोलने जा रहा हूँ। अब मैं आता हूँ आज मैं लालू जी का बहुत सम्मान करता हूँ। मैं लालू जी के प्रति मेरे पिता की तरह है। तेजस्वी जी, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। राजनीति अपनी जगह पर है, प्लीज अपने परिवार के साथ किसी को दखल देने मत दीजिए। हमें भी हमारे परिवार में कई तरह की तकलीफ होती है, मेरे परिवार में कोई दखल नहीं दे सकता। मैं आपसे भी बात करता हूँ, तेजस्वी जी, रोहनी जी को लौटा लीजिए, ये मेरी विनती है। आंख बंद करके मैं हाथ जोड़ता हूँ। रोहनी जी आपकी बहुत अच्छी बेटी बहन है, लालू यादव जी को जिंदगी दी है। लालू जी प्लीज पैर पकड़ता हूँ आपका। मैं जानता हूँ कि आप मजबूर हो गए हैं, विवश हो गए। आप बहुत मानते हैं तेजस्वी को, आप एक अच्छे पिता रोहनी के भी हैं। ये जो बात रोड पे आई है, ये सिर्फ लालू जी आपके परिवार से जुड़ा हुआ नहीं है, ये पूरे समाज से जुड़ा हुआ है। उसकी आलोचना होगी और मैं अपने समाज को कमजोर होते नहीं देखना चाहूंगा। मरना पसंद करूंगा, मेरे समाज की तरफ कोई देखेगा तो वो तो बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे उसके लिए बड़ी महाभारत क्यों ना हो। बीजेपी हो, कोई हो, एक बार आंख उठा करके देखे, बड़ी युद्ध होगी। लेकिन आपसे कहूंगा कि समाज को आलोचना का केंद्र बिंदु ना बनाइए। मुझे नहीं पता कि आप वो 2-3 व्यक्ति जिनका नाम उन्होंने लिया कि वो क्या है, जिसके चलते पूरी पार्टी बिखरती जा रही है, पूरे लोगों, समाज खत्म, राजनीतिक रूप से सभी लोग उसकी चर्चा में आज तक नहीं बोला। मैं मानता हूँ मेरी वो आलोचना करते रहते हैं, हमें भी वो लोग नहीं बकसते। जब मैं यात्रा कर रहा था तो वो कौन है, संजय जी और रमीज, वो हमारी आलोचना कर रहा था और उनकी आदत है हर मजबूत आदमी की आलोचना करना। मेरा आग्रह है कि इन लोगों को तेजस्वी जी से दूर करिए, अन्यथा जो कुछ भी नहीं बचेगा, जो बचा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा और ऐसे गंदे लोगों के खिलाफ जंग होने की जरूरत है। ये इन लोगों को मत बकसिए। समाज से भी आग्रह करेंगे, जिसने ये सरकार, मैं नहीं मानता कि इन लोगों के कारण गई, ये चोरी के कारण यहाँ इन लोगों के कारण कुछ गलतियां हुई है, इन लोगों को सुधार करना चाहिए। साथ रहें लेकिन परिवार में दखल ना दें और गलत तरीके से चीजों को ये ना करें। इन लोगों को कहिए बिहार जाए, दिल्ली में से आपसे करे। मेरा आग्रह है कि रोहनी जी के साथ जो भी अशिष्टता हुई होगी वो बर्दाश्त के लायक नहीं है, वो सही नहीं है। और मैं लालू जी से आग्रह करूंगा, जिसने आपकी जिंदगी को यहाँ बचाया, एक कोई आपकी जिंदगी में देने को तैयार नहीं थी किडनी, और आपको एक बच्ची ने दी, उसके बावजूद आप उनको नहीं सम्मान दिला पाए। आप इतने मजबूर कैसे हो सकते हैं? लालू जी आप इतने मजबूर नहीं हैं, हम लोग भी आपके बेटे हैं, हम लोग साथ हैं आपके। आपके तरफ कोई उंगली भी दिखाएगा ना तो लालू जी वैसे लोगों को जमीन भी नसीब नहीं होगा इस बिहार में, कि मैं आपको वादा करता हूँ। आप मजबूर नहीं है, आपके साथ सामाजिक न्याय और हर गरीब आदमी है। 16-17% वो ताकत है जो आपको इस भी होता है तो तकलीफ होती है उसको, इसलिए आप मजबूर नहीं है। कल के दिन आपसे कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष भी छीन ले तब क्या होगा? ये मत करिए, ये मेरा आग्रह है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, रोहनी जी को लौटा लीजिए।
समाज की आलोचना होती है। आप नहीं आ रहे हैं, समाज आ रहा है। 3 दिनों से पूरे बिहार में खाना नहीं बनी है। और मैं कई बार कहता हूँ तेजस्वी जी कि अपने यादव समाज कुछ ऐसे गीत गाना नहीं बनवाइए। मैं फिर कह रहा हूँ कि अपने बच्चों को समझाइए, और उनको जब आप समझाएंगे तो वो मानेंगे। माथा में पगड़ी बांधना, लहरिया कट मोटरसाइकिल चलाना, इन सब चीजों को हम लोग को अभी से करना पड़ेगा। ये आपके कारण हार नहीं हुई, हारे हैं हम लोग चुनाव आयोग के कारण। हम लोग को हराया गया। हर बैलेट पेपर में, पोस्टल बैलेट पेपर में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को 60% वोट है, और ईवीएम में हम हार गए। नहीं हो सकता है। बहुत सारे प्रमाण मेरे पास आ रहे हैं। हम उस बिंदु पर आपसे चर्चा करेंगे। हमें हराया गया है अलग अलग तरीके से। ये नहीं कि 40,000 करोड़ रुपया, 20,000 करोड़ 6 तारीख तक पैसा गया है। जिस दिन वोटिंग थी उस दिन गया है। इसलिए वो मैटर नहीं है। या 30,000 किसान का एक दिन में दे दिया, वो मैटर नहीं है। ये नहीं है कि एकदम 40,000 करोड़ देके हम घोष, जिस दिन दे करके 500 रुपया, 10,000 दे करके हमने लिया। मैं नहीं मानता कि यूथ को कोई खरीद पाया। यूथ, सभी जात का यूथ पागल था बदलाव के लिए। मैंने देखा है। वो चाहते थे तेजस्वी मुख्यमंत्री हो। आप 32% आपने तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में चाहा। नीतीश जी की कम थी, जबकि नीतीश जी एज ए मैन अच्छे हैं। मैं बार बार कहता हूँ, जब नीतीश जी पीछे हो रहे थे और बीजेपी बढ़ रही थी तो मुझे तकलीफ हो रहा था, और तेजस्वी जी पीछे हो रहे थे तो मुझे लग रहा था कि अब मैं रिजाइन कर दूं, डेमोक्रेसी नहीं बचेगी, और विपक्ष नहीं बचेगा तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। तो मैं लड़ा हूं तेजस्वी जी के लिए, मैं लड़ा हूं दिल से, मैं किया हूं। लेकिन जब समाज पर पड़ेगा तो मैं किसी को नहीं बख्शूंगा, वो कोई हो। और आज समाज पर पड़ रहा है, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। समाज को कोई उंगली उठावे और कोई मेरे घर में, लालू जी आपका परिवार पूरे समाज का परिवार है, और पूरा बिहार पप्पू परिवार है। मैं किसी को अलग नहीं मानता। आपको दर्द होने ही नहीं कि कोई भी बैकवर्ड नहीं है, दलित नहीं है जिससे आपको लेकर के दर्द ना होता हो। सबको दर्द होता है। लेकिन ये चीजें, ये घटना मुझे पसंद नहीं आई। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम लोग हराए गए हैं। षड्यंत्र रची गई है, सुनियोजित षड्यंत्र रची गई है। इसीलिए ये घबराने की जरूरत नहीं है। 55,000 वोटर उत्तर प्रदेश से यहाँ नाम जोड़े गए हैं। बॉर्डर इलाके में अधिक नाम जोड़े गए हैं। हमारे भाई बाहर से आए, उनको वोट डालने नहीं दिया गया, वोट किसी का गिर गया। लगभग 50,000, 49,000 पूर्णिया और सभी जगह वोटर कटे। आधा वोटर कटने, 50,000, 40,000 वोटर कटने के बाद 1,27,000, 1,30,000 से कम वोट इनको मिली ही नहीं। जैसे एक बार लोकसभा में 3.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख से नीचे में कोई जीता ही नहीं, उसी तरह इन लोगों को 1,27,000, 1,19,000, 1,30,000, 1,37,000 से, जैसे सम्राट जी को 1,22,480 वोट मिला, और विजय सिन्हा जी को 1,22,408 वोट मिला। तो 1,22,480 और 1,22,408, क्या ये इत्तेफाक है? और ये जो एनआरसी, ये जो एसआईआर हुआ, उसमें अधिक से अधिक SC, ST और सिर्फ मुसलमान का नाम कटा। तो ये वोट भी तो हम ही लोग के कटे, और वोट के माध्यम से हम लोग को हराने का भयंकर प्रयास हुआ। SIR भी एक मुद्दा हम लोग के लिए प्रयास हुआ, पहले से गहरी साजिश थी। तो इसको आप हल्के में नहीं लीजिए। इसको ये मत समझिए कि, हाँ, ये बात कहने के लिए बिल्कुल अलग है कि जो जीता सो सिकंदर। हम नीतीश कुमार जी को तो बधाई दे ही रहे हैं, और भगवान ने हमारी सुन ली कि यदि बीजेपी की 103-4 आ गया होता तो आज नीतीश कुमार जी, इनकी मजबूरी नहीं होती। नीतीश कुमार जी को ये पैर अभी तक
गुलदस्ता देने नीतीश कुमार को ये नहीं गए। अकेला नीतीश कुमार जी की तस्वीर लग रही है सब जगह। अभी तक बीजेपी ने सबने, उपेंद्र जी, चिराग जी ने कह दिया नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन बीजेपी ने तो अभी तक नहीं बोला नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे। अब सोचिए, मुंह में राम बगल में छुरी, ये कितना दुष्ट प्रवृत्ति के हैं और किस तरीके से ये खत्म करना चाहते हैं। ये किसी के नहीं है, कल के दिन ये चिराग जी को भी खत्म करेंगे। ये नहीं चाहेंगे कि इनके सामने कोई चीजें हों, तो इसलिए किसी को नहीं बकसते। तो आप ये नहीं है कि आप जीत गए, आपने अच्छे तरीके से फूट डालो राज करो वाली भी नीति अपनाई, आपने धनबल का सभी तरह की नीति अपनाई, आप अधिक से अधिक जनता को कोशिश किए 40,000 करोड़ रुपया, किसानों को 30,000, 3 महीने का आपने एक ही बार दे दिया। जिस तरह पेंशन या और भी चीज 300-1200 रुपया बढ़ा करके, और जीविका दीदी को बिल्कुल इस्तेमाल करके आपने वोट को इफोटाइज किया है, और ये बिल्कुल एक साजिश के तहत लोकतंत्र का हनन हुआ। तो मैं समझता हूं कि हमें एक अच्छा सुखद तभी होगा कि ताकि सामाजिकता बचे, समरसता बचे, सेकुलरिज्म बचे, जब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। हम जरूर चाहेंगे कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। युवा नेतृत्व तेजस्वी जी या युवा नेतृत्व निशांत जी नहीं बन पाए तो नीतीश जी ही बने, या तो फिर निशांत बने, आने वाले समय में निशांत बने, हम लोग साथ खड़े रहेंगे, हमारे तो होंगे। तो मैं यही आग्रह करूंगा आप सबसे। यही 3 विषय था। पहला विषय था कि जो लोग गाली गलौज करते हैं, मैं कोरोना और बाढ़ में ये लोग कहाँ थे ये सोचिएगा, हर घटना में कहाँ होते हैं सोचिएगा, किशनगंज और अमौर की हर तरह के दर्द में कौन होता है सोचिएगा, हर एक्सीडेंट, मर्डर और बलात्कार जैसी और आग जब लगती है तब कौन पहुंचता है पान न पान की डंडी लेकर के सोचिएगा। ये मेरी विनती है आपसे। और मैं चाहता हूँ हिंदू मुसलमान की एकता और वो एक अच्छा रिश्ता सीमांचल में, इसीलिए मैं सीमांचल कोसी में चाहता हूँ ना कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड हो और ना कोई हिंदू मुसलमान हो। जो जीते हैं सबको मेरी ओर से बधाई। आपकी जिम्मेदारी बड़ी है, आप काम करिए। हम विद्रोही हैं, गलत को गलत कहेंगे ही, और जो मुझे पसंद नहीं आएगा वो मैं बोलूंगा ही। हमारी लड़ाई जारी रहेगी, वैचारिक लड़ाई जारी रहेगी। व्यक्तिगत कोई परिवार से मुझे मतलब नहीं है। मैं आज भी कर रहा हूँ, मेरी चिट्ठी और कलम पूर्णिया के रोड के मामले में हो, आरयू के मामले में हो, मैं लिखता रहूंगा, जांच करवाता रहूंगा। जो भी गरीब के साथ जो अन्याय होगा उसकी भी जांच करवाऊंगा। मैं अंतिम तक लड़ूंगा, मैं लड़ना पीछे नहीं हटूंगा। चाहे कोई मुख्यमंत्री हो जाए, मंत्री बन जाए, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। वो मंत्री बन के आप अपनी ताकत लगाएं, स्वाभाविक है लगाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबसे किसी से नहीं डरता, मुझे डर भी नहीं है। जो होना होगा होगा, लेकिन मैं जब तक रहूंगा सच्चाई की बात करूंगा, सच्चाई के लिए लड़ूंगा। और फिर मैं अमोर और चंदेल से कहना चाहूंगा कि आलोचना और गाली गलौज छोड़ दीजिए और मेरी बात समझिएगा कि जब कोरोना आया था तो एक एक बिहारी को सिर्फ अकेले पप्पू यादव लाया था, कोई ओबीसी और नीम नहीं लाए थे। जब कोई बात होती है तो मैं लाता हूँ, और आप जिस तरीके से 2 दिनों से आरएसएस के तरह बात लिख रहे हैं, मुझे दुख पहुंचा है कि मेरे अपनों ने ही मुझे इतना कष्ट दिया कि एक कहावत है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है, टूटे पर ना जुटे परे गांठ पड़ जाए। यही मेरा आग्रह है। मैं फिर आग्रह करूंगा, अरे एक पप्पू को तो जिंदा रखिए, ताकि कोसी सीमांचल में हर गरीब और हर जात की बात, हर मजहब और धर्म की आजादी की बात करे। बस यही मेरा आग्रह है। कोई चरमपंथ और कोई
कट्टरपंथ की तरफ बात करके सीमांचल की रक्षा नहीं करेगा। कोई धर्म सर्वधर्म संभाव और वसुधैव कुटुंब के ही बात कर पाएगा। यही मैं आग्रह करने के लिए, हम हराए गए हैं, हम हारे नहीं हैं। लोकतंत्र ने हमें वोट दिया है, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। नीतीश जी, पुनः मैं आपको बधाई देता हूँ। जदयू को बचाइएगा नीतीश जी, ये मेरा रिक्वेस्ट है। तेजस्वी जी, लालू जी से आग्रह करूंगा हाथ जोड़ करके कि किसी बाहर के आदमी से आप राजनीतिक सलाह लें, परिवार के बीच में दखल न दें और अपने समाज को आलोचना का पात्र नहीं बनाए। ये मेरा आग्रह है। बस पुनः एक बार मनोबल ऊंचा रखिए, संघर्ष की शुरुआत करिए। पूरा बिहार दुखी है और किसी के घर में खाना नहीं बना है, मैं जानता हूँ। मैं उनसे कहूंगा कि दुख होने की जरूरत नहीं, जहां से जागा नहीं से सवेरा। चलिए हम लोग मिलकर आगे बढ़ते हैं। मैं पूरी हार की समीक्षा करने के बाद आपको पूरी बात बताऊंगा। 2-4 दिन रुकिए, 2-4-5 दिनों के बाद बिहार के सभी संदर्भों पर बात करूंगा। लेकिन जो लोग बात करते हैं मीम की, उनसे पूछिए कि वो कैठो हिंदू को हराए, और उनसे पूछिए कि उन्होंने आरजेडी और सेकुलर पार्टी को हराने में ही उनकी क्या दिलचस्पी थी, क्या कारण था, जरूर पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहारगी, बंदगी, अस्सलाम वालेकुम।